गुड इवनिंग एवरीबॉडी। और चल रहे हैं हमारी जो सीरीज चल रही है जीएस पेपर वन ट्रेड एनालिसिस, उस पर आज जो बात हो रही है, बात करेंगे वो आधुनिक भारत पर बात करेंगे। तो आधुनिक भारत का इतिहास बहुत बृहद इतिहास है, और मैंने आपसे बताया भी है कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, संयुक्त प्रांत के रूप में ये रहा है, सबसे बड़ा प्रांत रहा ब्रिटिश भारत में। और ब्रिटिश भारत की अधिकतर घटनाएं, आधुनिक भारत का इतिहास कैसे तैयार करना है उस पर मैं इस छोटे से वीडियो में आपको बहुत सारा नहीं बता सकता, क्योंकि वो ऑब्वियसली संवैधानिक इतिहास आपको पढ़ना है कि किस तरह संवैधानिक विकास हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान कैसे संवैधानिक विकास हुआ, जो रेगुलेटिंग एक्ट का एरा था, और फिर ब्रिटिश क्राउन के तहत किस तरह से संवैधानिक विकास हुआ। एक बहुत बड़ा ये है 1861 के का एक्ट है। उसके बाद जितने भी काउंसिल एक्ट आए हैं, फिर 1909 का और 1919 का और 1935 का भारत शासन अधिनियम है। किस प्रकार से व्यवस्थाएं बदली, किस प्रकार से सदनीय व्यवस्था का विकास हुआ, किस तरह से केंद्र और राज्यों के बीच विषयों का आवंटन हुआ, किस तरह से जो आपका ड्यूअल गवर्नेंस का कंसेप्ट आया, द्वैत शासन की अवधारणा आई, वो किस प्रकार से आई, फिर किस प्रकार से 1909 के मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स ने किस तरह से पृथक्करण के बीज बोए, वो सारी इतिहास की किताबों में दिया हुआ, और वो पढ़ भी रहे होंगे आप, उसमें बताने के लिए क्या है। लेकिन ये है कि आप क्लासिफाइड मैनर में व्यवस्थित तरीके से एक बार एक जगह पे संवैधानिक विकास को तैयार कर लीजिए, एक जगह पे आपका सोशल रिफॉर्म्स वाला एक कि ब्रिटिश भारत में सोशल रिफॉर्म्स क्या है, और जो सोशल रिफॉर्म्स से थे वो उससे जुड़े हुए जो महान नाम थे, ठीक जैसे राजा राममोहन रॉय हैं या ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी वगैरह, जो भी, वो एक सेक्शन तैयार कर लिया। इसी तरह से जो पुरातत्व का काम हुआ ब्रिटिश काल में, हमारे अवशेषों को संरक्षित रखने का, करने का, वो उसको आप पढ़िए। फिर एक सेक्शन में आप पढ़िए किस तरह से जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का विकास हुआ ब्रिटिश भारत में, ठीक, वो अंग्रेज़ों के समय से 1880 से लेकर के और आपके आफ्टर 1947 पीजी मेहता 1953 तक आप पढ़ सकते हैं कि बलवंत राय मेहता कमेटी के तक। तो संवैधानिक विकास का एक अध्याय हो गया। इसी तरह से आपका पुरातत्व और आपके सांस्कृतिक संरक्षण का एक अध्याय हो गया, या एक आपने एक नोट से एक साइड बना दिया। इसी तरह मैंने आपसे कहा कि जो एजुकेशनल रिफॉर्म्स थे या एजुकेशनल डेवलपमेंट था, उसको एक सेक्शन आपने उसका बना दिया। इसी तरह से जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, ठीक, लॉर्ड रिपन, जिसे हम सज्जन रिपन के नाम से जानते हैं, और जिसे भारत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का पितामह कहा जाता है, और उसका जो था अधिनियम था, उसे मैग्ना कार्टा ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, लॉर्ड रिपन का। तो लिपन, और फिर एक महत्वपूर्ण आपका जो सेक्शन बनता है वो है कि इवोल्यूशन ऑफ द सिविल सर्विसेज। ये ब्रिटिश भारत में सिविल सेवाओं का विकास, आप जानते हैं कि पहले भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के लिए आई थी, और इनके कर्मचारी जो थे वो मोस्टली कमर्शियल वर्क के लिए थे, ठीक है। और कंपनी का एक पद सोपान था, हायरार्की था, जिसमें राइटर, फैक्टर, जूनियर मर्चेंट, सीनियर मर्चेंट, इस प्रकार होते थे। और कलकत्ता में इनका व्यापार का केंद्र था, और यहाँ पे ये सारे इनके, ये मान लीजिए आपके बीकॉम ग्रेजुएट जिस तरह का होता है, वो नया लड़का आकर यहाँ पे राइटर बनता था। कलकत्ता में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, राइटर्स बिल्डिंग, इसी नाम पे बनी हुई है। वो 5 साल के बाद फैक्ट्री का इंचार्ज बनता फैक्टर, और उससे बाद जब वो इनलैंड व्यापार का इंचार्ज बनता था तो जूनियर मर्चेंट, और जब उससे भी इनलैंड और आउट और एक्सटर्नल व्यापार दोनों में उसका अनुभव हो जाता था तो उसको सीनियर मर्चेंट का वो दिया जाता था। ये इनकी पहला कर्मचारियों का एक जो है ये होता है। लेकिन जब बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत होती है, और बंगाल में जब कंपनी को रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में प्रवेश करना पड़ता है, तो वहाँ से फिर सिविल सेवाओं का विकास होता है। और आपका 1772 में से लेकर 1776 तक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इंस्टीट्यूशन का विकास का प्रारंभ हो जाता है, ठीक। और इसके बाद फिर जो 1857 की क्रांति होती है, और उसके बाद फिर जो आपका भारत में भारतीयों को शासन में भागीदारिता देना या अन्य सरकारी पदों में भागीदारिता देने का जो प्रयास शुरू होता है, वहाँ से
ठीक 1855 के बाद से भारत में सिविल सेवा आयोगों की स्थापना शुरू हो जाती है। ठीक लिखित परीक्षा और उसके बाद आपका बाद में जो साइमल्टेनियसली कंडक्ट किया जा रहा था इंडिया में भी और ब्रिटेन में भी, और उनके रिफॉर्म्स के लिए आपका रॉयल कमीशन ऑन सिविल सर्विसेज, ये जो सारी चीज़ें आई थी, ये आपको एक क्लासिफाइड मैनर में कि सिविल सेवाओं का विकास कैसे हुआ, ठीक लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास कैसा हुआ, संवैधानिक संस्थाओं का विकास कैसा हुआ, ये आपको पढ़ना है। लेकिन चूंकि हमारा जो ट्रेंड एनालिसिस है वो इतिहास पे नहीं, हमारा तो है यूपीपीसीएस मेंस। अब यूपीपीसीएस मेंस में आपको यूपी में जो घटनाएं घटी हैं, आप जानते हैं कि असहयोग आंदोलन भी उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था और सविनय अवज्ञा भी हुआ, मतलब पूरे देश के साथ। लेकिन जो चौरी चौरा कांड हुआ था उत्तर प्रदेश का, उसने पूरे राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा बदल दी थी। उस एक घटना ने, जो गोरखपुर के चौरी चौरा कांड हुआ था, उस एक घटना ने राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा किस प्रकार से बदल दी थी, ये आपने पढ़ना है। इसी तरह से जो छोटे मोटे संगठन बने थे, जो संवैधानिक विकास वो पूरे भारत के संदर्भ में हुआ, जो आपका सिविल सेवाओं का विकास वो पूरे भारत के संदर्भ में हुआ, जो आपका पंचायती राज संस्थाओं का विकास हो वो भी पूरे भारत के संदर्भ में हुआ। तो उसमें कुछ नई चीज़ ऐसा नहीं है कि उसमें, लेकिन जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन बने, ठीक है, जो विशेष क्रांतिकारी थे, जैसे स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश की महिलाओं का योगदान, वो स्पेशल रूप से आपको पढ़ना है। उत्तर प्रदेश के किसान संगठनों का भारत की स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, वो आपको पढ़ना है। और उत्तर प्रदेश के जो अन्य मतलब समाज के वर्ग हैं, उनका जो योगदान रहा, चाहे वो स्वदेशी अपनाने में है या फिर आपका गांधी जी के जितने भी आंदोलन थे और जो भी उनके इनिशिएटिव्स थे भारतीयकरण के, उन सब में उत्तर प्रदेश की भागीदारिता रही। तो मैंने आपसे कुछ प्रश्न पूछे थे, इस पर ज़्यादा डिटेल में मैं इस वीडियो में नहीं आ सकता, लेकिन फिर वंस अगेन मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इतिहास का अध्ययन करने के लिए केवल ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि टेक्स्ट बुक है लिखी हुई, जो चाहे बिपिन चंद्रा सर की किताब हो या आपकी ग्रोवर सर की किताब हो, वो आप ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़िए। कोचिंगों के नोट सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं, उनमें टाइपिंग एरर वो सारी चीज़ें मिल सकती हैं, इसलिए आप किताबों को पढ़ें, किताबों को से समझें। दूसरा कि मैंने जो क्वेश्चन पूछे थे अभी, जो शॉर्ट मैंने दिया था, उसमें ये था कि बागी बिलिया संगठन किसने बनाया था। चित्तू पांडे का संगठन था ये, और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत पॉपुलर हुआ था। इसी तरह से आप जानते हैं कि 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद की अध्यक्षता में कानपुर में आपका एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक नाम भारत के लिए दिया गया था। ऐसे बहुत सारे कानपुर षड्यंत्र का और मेरठ षड्यंत्र के जो बहुत सारे केसेस थे, वो आपने उसके बारे में पढ़ा। मैं इन्हीं से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ। मैंने बागी बिलिया संगठन का नाम दिया, क्वेश्चन दिया था और उसके बारे में मैंने बताया, आपको उसमें डिटेल में पढ़ना है। इसके बाद आपका जो महिलाओं का योगदान है, चूँकि मैंने आपसे कहा कि इस समय वुमेन सेंट्रिक गवर्नेंस पे विशेष बल दिया जा रहा है, तो स्वतंत्रता संग्राम में मैंने झलकारी बाई और उदा देवी के बारे में आपसे प्रश्न पूछा था, वो आपको सॉल्व करना है। इसके अलावा मैंने एक प्रश्न बहुत अच्छा पूछा था कि कवि खेम सिंह की कविता है, कवि खेम सिंह की कविता है वो है मातृभूमि के लिए मालती। तो ये जो ये मतलब अनटच्ड इन्फॉर्मेशन है, जो एकदम मतलब जो मुख्य जो इतिहास की मुख्य धारा है, क्योंकि यूपीपीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो, कभी भी ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे कि जो किताब पढ़ते ही खोलते ही मिल जाए आपको। नहीं, वो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, ऐसी क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं कि जो सबके ध्यान में जो बातें नहीं जाती, या जिन बातें पर सब लोग ध्यान नहीं देते, और जो इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान दे देते हैं वो आखिरकार सिलेक्शन पा जाते हैं, क्योंकि डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता। 5-7 मार्क्स के डिफरेंस पे आप कट ऑफ से अंदर या कट ऑफ से बाहर हो सकते हैं। बल्कि सिविल सर्विसेज में तो इतना मतलब डाइसी सिस्टम है कि 1 या 2 मार्क्स कम होने से आपका रैंक बदल जाता, आईएएस से आईपीएस मिल जाएगा, एसडीएम से डिप्टी एसपी मिल जाएगा। तो छोटी छोटी चीज़ें, जैसे बागी बलिया संगठन के बारे में मैंने आपसे कहा, और मैंने अभी आपको कवि खेम सिंह की पंक्तियाँ बताई कि आपकी जो मातृभूमि के लिए मालती है, ये आपके बुंदेलखंड की जो वीरांगना उसके लिए ये समर्पित है। और इसी तरह से बम का दर्शन एक पुस्तक है जो भगवती चरण वोहरा ने लिखी है, और उनकी जो पत्नी थी
उनको दुर्गा दीदी के नाम से बहुत फेमस थी और उन्होंने चंद्रशेखर राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों की बहुत मदद की थी। और भी बहुत सारी महिलाएं हैं, ठीक। और उनका जो योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक। असेंबली में बम रखने का प्रयास था और असेंबली में बम बनाने के चक्कर में वो बम फट गया था और उसमें वो घायल भी हो गए थे। तो वो बम का दर्शन पुस्तक और उससे उससे जुड़ी हुई जो वीरांगना है उसके बारे में। इसी तरह से आपका जो संविधान निर्माण है, संविधान निर्माण में भी उत्तर प्रदेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने पहले बताया था कि 57 सदस्य चुन करके आए थे संयुक्त प्रांतों से, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व का पूरा विकास ही आप मान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश से हुआ है, ठीक। और नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग भी जो है, सरदार वल्लभ भाई पटेल निश्चित रूप से गुजरात में पंचायत संगठनों से और शहरी निकायों से चुन करके आगे बढ़े। नेहरू जी भी इलाहाबाद नगर निगम में रहे। तो हमारे जो भारत का स्वतंत्र भारत का जो पहली पंक्ति का नेतृत्व था, गांधी जी ने भी अपने बहुत सारे आंदोलन बिहार और उत्तर प्रदेश की भूमि पे किए। तो भारत का जो राजनीतिक नेतृत्व था उसका विकास भी उत्तर प्रदेश से हुआ। तो इसलिए उत्तर प्रदेश का अध्ययन करिए। मैं तो कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश का इतिहास को समझ करके तक आप जो है भारत के इतिहास की आधी से ज़्यादा समझ विकसित कर लेते हैं। मैं एक और बात यहाँ पे बताऊँगा कि जीएस पहले केवल उत्तर प्रदेश में जीएस का पेपर था, लेकिन अब 5th और 6th जो पेपर स्पेशली जोड़े गए हैं वो उत्तर प्रदेश केंद्रित हैं। तो अगर आप इतिहास को पढ़ते समय उत्तर प्रदेश केंद्रित होकर के पढ़ेंगे तो वो आपका 5वां और 6वां पेपर जो है, विशेषकर 6वां पेपर, वो आराम से आपका तैयार होता चला जाएगा और ये नॉलेज आपका वहाँ भी काम आएगा। तो ये सारी छोटी मोटी जानकारियाँ हैं, आपके काम आएंगी उम्मीद है। और फिर मिलेंगे अगले टॉपिक पर, अगली बातचीत पर। आप इन प्रश्नों का उत्तर लिखिएगा और कोशिश करिएगा कि डायग्राम के प्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन का, डायग्राम में इनको रिप्रेजेंट करें, डायग्राम में इनको व्यक्त करें। मैंने आपसे पहले कहा है कि आप रिटन एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाकर अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। थैंक यू, सी यू अगेन।